नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी प्रतिभागियों का स्वागत है ऑनलाइन पे और ऑफलाइन पे। आज हम लोग छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन पे जो है राष्ट्रीय राजवंश की शुरुआत करेंगे। तो सभी अभ्यर्थी तैयार हो जाए छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास को पढ़ने के लिए। छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास बेहद ही महत्वपूर्ण। आपके सीजीपीएससी का अगर सिलेबस देखेंगे तो उसका पहला यूनिट है इतिहास। छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान या भूमिका, इसको लेकर यूनिट है आपका। तो चलो ध्यान देंगे। जब भी छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास की बात करते हैं हम लोग, तो शुरुआत जो है आप लोगों ने देखा किस तरीके से। 2 मिनट अपन रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ऑनलाइन वाले ध्यान देंगे। ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में दिखना चाहिए। 3 भाग में बढ़ता हुआ, फिर ये आपका 4 भागों में बढ़ता हुआ, ये अपना एक ही सिंगल है, और ये आपका 3 भाग जो है। ठीक है, याद आ रहा है कुछ कुछ ढांचा। ठीक है, इस पे तो हम लोग किस पे चर्चा कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ वाले पोर्शन पे, ये वाला पोर्शन याद आ रहा है सबको। तो यहाँ पर आप लोग मालूम है कि शुरुआत जो है वैदिक काल से हुआ था, है ना। वैदिक काल में उत्तर वैदिक और पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक, उसके बाद महाजनपद काल जिसमें जैन और बुद्ध देखे थे। उसके बाद फिर सॉरी, महाजनपद काल के पहले क्या आ जाता है, महाकाव्य काल, है ना। वैदिक काल के बाद महाकाव्य काल जिसमें रामायण काल और महाभारत। उसके बाद महाजनपद काल जिसमें आप लोगों ने जैन और बुद्ध ये देखा। उसके बाद आता है आपका राजवंश। तो राजवंश में राष्ट्रीय राजवंश और क्षेत्रीय राजवंश। तो इस पे हमारा आज पूरा फोकस है, टॉपिक पे, राजवंश पे, है ना, राजवंश। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राजवंश, राजवंश। आप सभी जानते हैं राजवंश बोलने से ही राजा शब्द का जो है फ्लेवर दिमाग दिल में आता है कि नहीं आता है। राजवंश, राजा, मतलब यहाँ पर सर्वे सर्वा कौन होगा, राजा। जैसे लोकतंत्र बोलते हैं, आज हमारे बीच में क्या चल रहा है, लोकतंत्र। तो लोकतंत्र तो ये कहना चाहिए देखा जाए तो 1947 के बाद, या फिर कह सकते हो उसके पहले अंग्रेज लोग आए। तो ये मान के चलो कि 1937 के में जो है पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था अंग्रेजों के समय, 1937 में। उसके पहले अगर बात करोगे तो राजतंत्र ही था। तो हमारे दुनिया में अगर बात करें या देश में बात करें तो लोकतंत्र महज 100 साल हुआ होगा, मुश्किल से 100 साल हुआ होगा। इससे पहले पूरा जीवन पूरा आप देख लो तो राजतंत्र ही था। आया समझ में। तो मानव जीवन में अगर हम बात करें तो हमारे समाज में, हमारे भारत में राजतंत्र से ही शासन चला है। वो तो अभी 100 साल हुआ है, सोचो, मात्र 100 साल। इसके पहले का पूरा जीवन क्या था, राजाओं वाला। तो राजाओं के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर राजवंश जिसका प्रमुख राजा होगा, लोकतंत्र में लोग होते हैं, जनता होते हैं। तो यहाँ पर अब जब छत्तीसगढ़ में हम बात करते हैं राजतंत्र को लेकर या राजवंश को लेकर, तो हमेशा थोड़ा ध्यान रखेंगे, एक दिमाग में कॉन्सेप्ट क्रिएट करना है। क्या कॉन्सेप्ट क्रिएट करना है कि राजवंश जो है वो 2 तरीके से राजवंश से संचालित है हमारा छत्तीसगढ़। एक आपको याद रखना है, राष्ट्रीय राजवंश, राष्ट्रीय राजवंश, और दूसरा क्षेत्रीय राजवंश। ऑनलाइन वाले ध्यान रखेंगे, क्षेत्रीय राजवंश। इसका मतलब क्या होता है ये भी आपको समझना है सरल भाषा में। तो राष्ट्रीय राजवंश, आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बकायदा मैप से समझेंगे। जैसे ये हमारा उस समय का अखंड भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, अद्वितीय भारत, अतुलनीय भारत, समग्र भारत, संपन्न भारत, समृद्ध भारत, महाभारत, हर हर महादेव। ठीक है। तो आप देख रहे हो ये जो भारत था उन दिनों, राजतंत्र, उस समय वैसे राष्ट्र की अवधारणा थी पर उतनी ज्यादा नहीं थी। ये हमारा खंड भारत, उस समय का प्राचीन भारत, और एक तरफ
आज आप देखते हैं तो हमारा छत्तीसगढ़। ऑनलाइन वालों को मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बताएंगे सभी। ये फॉर एग्जांपल हमारा छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, भारत जो है अलग अलग क्षेत्रों में संचालित था, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजवंश। आप लोगों को देखा कि इससे पहले अगर हम बात करें तो जस्ट महाजनपद काल पढ़े थे ना, महाजनपद काल जिसमें 16 महाजनपद थे, और उसी में हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म देखे है ना। तो बेसिकली जैन धर्म और बौद्ध धर्म जब चल रहा था, यानी कि गौतम बुद्ध और महावीर जैन का जब समय चल रहा था, तो यहाँ पर भारत जो था वो महाजनपदों में विभक्त था, 16 महाजनपदों में। और हर महाजनपद में क्या होता था, एक राजा उसका मुखिया होता था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अलग अलग क्षेत्रों में जो है अलग अलग महाजनपद था, महाजनपदों में राजाओं के द्वारा राजवंश चलता था। फिर आप पढ़ोगे कि यहाँ पर जो है जो महाजनपद था, जैसे कि आज हम देखें तो ये आपका जो क्षेत्र है, सपोज मिनी इंडिया मध्य प्रदेश, सब जानते हैं अपना छत्तीसगढ़, तो तभी ऐसा दिख रहा है, पहले कुछ और था। ये अपना मान लेते हैं, ठीक है, सपोज। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि अलग अलग महाजनपद था, जिसे यहाँ पर मगध साम्राज्य, मगध जो है, जो महाजनपद आप लोग सुने होंगे। शुरुआत इधर से देखोगे तो यहाँ पर अपना गांधार ना, तक्षशिला वाला एरिया, कंबोज, हाटक, इधर नीचे सबसे नीचे में अस्मक जिसकी राजधानी पोटली थी, सुवर्णगिरी, ऐसा करके दक्षिणापथ। इधर आप देखोगे तो मत्स्य विराटनगर, इधर सूरसेन, मथुरा। सबसे ज्यादा तो हिमालय के जो नर्मदा नदी गंगा नदी वाला जो क्षेत्र है प्रवाच, इधर सबसे ज्यादा क्या था, महाजनपद था। क्योंकि यहाँ पर मानव और आर्यों का जब प्रसार हुआ तो इस क्षेत्र में विकास ज्यादा हुआ, तो जनपद जो है इधर थे, महाजनपद। अब महाजनपद से, अब हर महाजनपद कहना चाहिए अपने आप में वो राजवंश था। हर महाजनपद में एक राजा होता था, वो अपने महाजनपद को संभालता था, ऐसा में। पर यहाँ पर आप पढ़ोगे कुछ महाजनपद ऐसे हुए जो आसपास के महाजनपदों को भी अपने कब्जे में ले लिया। 16 महाजनपद थे, वो 16 महाजनपद धीरे से वो कम हो गई संख्या। जैसे कि आप बात करेंगे, आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर भारत है, यहाँ पर तो मगध जो क्षेत्र था, मगध ने आसपास के महाजनपदों को, जैसे कि वज्जी वैशाली महाजनपद, ठीक है, इधर अंग चंपा महाजनपद, ये आसपास के जनपदों को जो है वो जीत लिया। और महाजनपद से बन गया वो क्या, साम्राज्य। क्या बन गया, हाँ। पहले मगध एक महाजनपद था, पढ़ोगे पहले जनपद फिर महाजनपद होता था, और आसपास के महाजनपदों को जीतने के बाद ये क्या बन गया, साम्राज्य। तो हमारे भारत का पहला साम्राज्य अगर देखा जाए तो महाजनपद में मगध महाजनपद ने साम्राज्य खड़ा किया, शक्तिशाली था। कारण क्या था इसके पीछे, यूपीएससी पीसी में प्रश्न आता है कि क्यों ये बन पाया। तो इसका सबसे बड़ा एक कारण है, एक तो गंगा नदी का तट, ठीक है, गंगा नदी का मुहाना क्षेत्र, मैदानी इलाका क्षेत्र। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर इस क्षेत्र के लोगों ने या यहाँ के लोगों ने लोहे का आविष्कार किया, और लोहा सबसे बड़ा कारण है जिसने विकास की एक नई दिशा को आगे पहुंचाया। लोहा से औजार बनने लगे, लोहा से जो है, चाहे वो खेती किसानी की कृषि औजार बोलो, चाहे लड़ाई के औजार बोलो, युद्ध के औजार, लोहा एक बहुत बड़ा कारण बना, जिसकी वजह से जो है मगध क्या बन पाया, साम्राज्य बन पाया। और इसी मगध साम्राज्य में आप लोग देखोगे राजवंश उभरते गए। जैसे आप लोग पढ़ोगे मगध साम्राज्य के अंतर्गत चार जो राजवंश है वो बहुत खास हुए। जैसे सबसे पहले आप देखोगे तो पितृहंता वंश, जिसको हम लोग बोलते हैं हर्यक वंश, ठीक है। हर्यक वंश के बाद आप लोग पढ़ोगे, आप लोग शिशु नाग वंश, शिशु नाग वंश सुने हो ना। और इसके बाद आप देखोगे तो नंद वंश, और आखिरी में आप देखोगे तो मौर्य वंश। तो ये चार राजवंश जो है मगध साम्राज्य के अंतर्गत जो है क्रमशः आगे, है ना, एक के बाद एक राज करते, क्रमशः मतलब एक के बाद एक, ऐसा नहीं कि चार ठोके तो चारों पैरेलली एक साथ राज कर रहे थे। सबसे पहले हरेक वंश कुछ सालों तक राज किया, इसकी समाप्ति के बाद अगला राजवंश क्या आ गया, सुसुनाग वंश। इसने कुछ वंश तक कुछ साल तक राज किया, फिर उसके बाद अगला वंश क्या आ गया, नंद वंश। उसके बाद अगला मौर्य वंश। तो यहाँ पर चार राजवंश मगध साम्राज्य के अंतर्गत देखने को मिला, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस हुआ वो आपका मौर्य वंश।
शुरुआत वैसे नंद वंश से हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस हुआ, सर्वाधिक लंबे समय तक कह भी सकते हो, और सर्वाधिक प्रसिद्ध, या सर्वाधिक कहना चाहिए वर्चस्व, ये मौर्य वंश का रहा भारत क्षेत्र में। मौर्य वंश जो है अपने शासन काल में एक भारत, अखंड भारत की जो अवधारणा को ये जो है संकल्पित करेगा। मौर्य वंश के राजा लोग, पहले महाजनपदों में बटा हुआ था, हर महाजनपद का अपना मुखिया होता था, बाकी किसी किसी को लेना देना नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर ये मौर्य वंश जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा, केंद्र सरकार की भांति काम करेगा। जैसे आज देखते हो हमारा भारत राज्यों का संघ है ना, 28 राज्यों को मिलकर केंद्र बना है, संघ बना है कि नहीं? तो आज देखे होगे तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो पूरे राज्य के प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं कि केवल एक ही राज्य के हैं। प्रधानमंत्री बोले तो पूरे देश के प्रधानमंत्री, पूरे राज्य के प्रधानमंत्री, और लेकिन अलग अलग राज्यों में क्या है, अलग अलग मुख्यमंत्री भी है। तो मुख्यमंत्री अपना राज्य देखते हैं बस, एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री या दूसरे राज्य से कोई हस्तक्षेप कर नहीं सकता, कोई अधिकार नहीं। लेकिन एक प्रधानमंत्री सबको हड़का सकता है, सबको चमका सकता है, सबको आदेश दे सकता है, दे सकते ही नहीं दे सकता है। तो ऐसे ही मगध साम्राज्य जो है, यहाँ का जो राजा हुआ वो मान के चलो पूरे भारत देश का राजा हो गया। महाजनपद केवल अब महाजनपद तक ही सीमित थे, लेकिन साम्राज्य का जो राजा था वो पूरे भारत पे राज करने लगा। तो ये अवधारणा जो है आप लोग देखेंगे तो शुरुआत जो है वैसे मौर्य वंश से हुआ। अब हमें यहाँ पर देखना है कि ये जो वंश हुए बेसिकली, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य, ये सभी राष्ट्रीय राजवंश है। कारण कि इनका जो क्षेत्र है केवल यहीं तक सीमित नहीं था, आसपास के राज्यों में भी फैला हुआ था इनका वर्चस्व। इसलिए सभी के सभी क्या है, राष्ट्रीय राजवंश है। अब हमें छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में समझना है कि छत्तीसगढ़ में जो है कौन कौन से राष्ट्रीय राजवंश ने प्राचीन काल में, कौन से काल में, प्राचीन काल, यहाँ पर प्राचीन काल की अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, आपका वैदिक काल शुरू हो जाता है। वैदिक काल मतलब 1500 ईसा पूर्व से लेकर छत्तीसगढ़ परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 1000 ईस्वी या एडी, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 एडी के बीच में जो इतिहास हुआ है, घटित घटना हुआ है, उसको हम बोलते हैं प्राचीन इतिहास छत्तीसगढ़ का। तो उसमें जो है छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्र को कौन से राष्ट्रीय राजवंशों ने प्रभावित किया, वो हमें पढ़ना है, समझना है। क्योंकि इतना बड़ा भारत, छत्तीसगढ़ को जो प्रभावित करेगा उसको हम लोग जानेंगे, उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करें, जो छत्तीसगढ़ को प्रभावित करेगा। स्पष्ट है? तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो ये अवधारणा समझ में आ गया कि राष्ट्रीय राजवंश का मतलब ये है जिसका वर्चस्व, ये जिसका प्रभुत्व लिख सकते हो, जिसका प्रभुत्व, वर्चस्व या क्षेत्राधिकार, जो शब्द आपको अच्छा लगे, एक से अधिक राज्य तक फैला हो, उसे बोलेंगे राष्ट्रीय राजवंश। उदाहरण में लिख लेना, नंद वंश, मौर्य वंश, उदाहरण में ना, गुप्त वंश, वाकाटक वंश, ये है समझ? सभी को क्लियर हुआ? ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे समझ में आया कि नहीं आया। कोमल, मधु, कौशल। चले अब बात करते हैं क्षेत्रीय राजवंश। क्षेत्रीय राजवंश जस्ट एक सीमित दायरा आपको ध्यान रखना है। आप देखेंगे तो ये हमारा छत्तीसगढ़ एक क्षेत्र है, एक राज्य है जिसका दायरा बिल्कुल सीमित है। आप जानते हो हमारा छत्तीसगढ़ देखा जाए तो भारत का केवल भौगोलिक रूप से 4% हिस्सा है, 4.11 भूभाग। अब जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के लिए कितना है, 1,35,192। ठीक है, 1,35,192 जो वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ हमारा छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक एरिया है, ये पूरे भारत के एरिया का मात्र 4% है। कितना है? मात्र 4%। इसमें थोड़ा बड़ा भी दिख रहा होगा, इतना बड़ा भी नहीं है। कितना है? मात्र 4%। 100 में केवल 4% क्या है? छत्तीसगढ़ का एरिया है। अब इस 4% के भीतर जो राज करेगा, केवल 4% के भीतर,
उसको क्या बोलेंगे? क्षेत्रीय राजवंश। ऐसा में 4% मतलब छत्तीसगढ़ के भीतर ही जो राज करेगा। ये ये भी हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में भी जो है आप लोग पढ़ोगे तो यहाँ पर भी केवल एक एरिया को ही कवर करता हो। आप पढ़ेंगे भी कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है बेसिकली उन दिनों ये हमारा बस्तर क्षेत्र कहलाता था, दंडकारण्य क्षेत्र, और ये अपना दक्षिण कोसल क्षेत्र। ध्यान देंगे ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता था? दक्षिण कोसल। और ये अपना बस्तर या दंडकारण्य। तो ये जो दक्षिण कोसल क्षेत्र है, दंडकारण्य क्षेत्र है, ये दो क्षेत्रों से हमारा छत्तीसगढ़ जो है जाना जाता था। इन दोनों क्षेत्रों की संस्कृति अलग अलग थी। आज भी देखो थोड़ा अलग अलग है, हालांकि सब कुछ छत्तीसगढ़ को माना जाता है लेकिन संस्कृति कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग है। अब क्षेत्रीय राजवंश मतलब आपको समझना है। हम बात करें क्षेत्रीय राजवंश, तो क्षेत्रीय राजवंश का मतलब है कि उसका कोई भी राजतंत्र, कोई भी राजवंश, ऐसा राजवंश जिसका प्रभाव केवल एक क्षेत्र तक ही सीमित हो, केवल एक क्षेत्र तक या अपने ही क्षेत्र तक, अपने ही क्षेत्र तक सीमित हो, उसको क्या बोलेंगे? क्षेत्रीय या स्थानीय राजवंश। तो यहाँ पे लिख लेंगे ऐसा राजवंश जिसका क्षेत्राधिकार या प्रभुत्व केवल अपने एक विशेष क्षेत्र तक सीमित हो, उसे क्षेत्रीय या फिर स्थानीय राजवंश कहा जाता है। या फिर ये हो गया क्षेत्रीय राजवंश के मायने। डेफिनेशन समझ में आएगा? हालांकि डेफिनेशन तुमसे कभी पूछेगा नहीं, लेकिन ये आपके जानकारी के लिए, उदाहरण के लिए लिख लेना आप लोग। राजर्षि तुल्य वंश, सरब, पुरी वंश, एटसेट्रा इत्यादि। यहाँ पर नल वंश भी। तो ये हो गया क्षेत्रीय राजवंश। छत्तीसगढ़ में राजवंश राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दो तरह से थे, जिसमें से छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो क्षेत्रीय राजवंश के अंतर्गत राजर्षि नल वंश, सरबपुर जैसे वंशों का जो है शासन चला था। और राष्ट्रीय राजवंश में आप लोग देखेंगे नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, वाटकक वंश द्वारा जो है छत्तीसगढ़ प्रभावित था। आगे ये उदाहरण समझ में। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की ओर। हमें दोनों को पैरेलली पढ़ना होगा, दोनों को पैरेलली समझना होगा कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से राष्ट्रीय राजवंश थे और छत्तीसगढ़ में कौन कौन से क्षेत्रीय राजवंश थे। दोनों को आपको समझना होगा। तो इसका एक लिस्ट तैयार करते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ में राजवंश, बकायदा एक आप राष्ट्रीय राजवंश का लिस्ट तैयार करेंगे और एक और क्षेत्रीय राजवंश का लिस्ट तैयार करेंगे। ध्यान देंगे छत्तीसगढ़ में राजवंश को लेकर हम अभी कौन से इतिहास पे बात कर रहे हैं? प्राचीन इतिहास। और प्राचीन इतिहास का जो समय अवधि है वो कब से कब तक है? तो याद रखेंगे 1500 से 100 ईसा पूर्व से लेकर
1000 ईस्वी या एडी। स्पष्ट है, इस बीच में हम पढ़ेंगे। इसके बाद भी जो है राजवंश देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में, पर उसको हम लोग बोलेंगे मध्यकालीन राजवंश या मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, ऑनलाइन में आवाज आ रही है, ऑफलाइन वालों को भी कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ध्यान देंगे, लाइन से आप लोग लिखेंगे। सबसे पहला अगर राष्ट्रीय राजवंश की अगर बात करें छत्तीसगढ़ में जिसने अपना प्रभाव दिखाया, उसमें नाम आता है मौर्य वंश का। लिखेंगे मौर्य वंश। इसके बाद दूसरा आया सातवाहन वंश। मौर्य वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश। ठीक है, मौर्य वंश, सातवाहन वंश, कुषाण। फिर पढ़ोगे आप मेघ वंश, मित्र वंश, वाकाटक वंश और एक लिख लेंगे गुप्त वंश। तो ये खास खास राष्ट्रीय राजवंश है। 1 2 3 4 5 6 7। मौर्य वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, मेघ वंश, मित्र वंश, वाकाटक और गुप्त वंश। तो राष्ट्रीय राजवंश के बैनर तले अगर बात करें तो 7 राजवंशों ने प्राचीन छत्तीसगढ़ में या प्राचीन काल में राज किया। दिन में या सॉरी सप्ताह में कितने दिन होते बताओ? 7। ऐसे ही राष्ट्रीय राजवंश प्राचीन काल में कितने हैं? 7। इसको आपको याद करना है। पूरा एकदम लाइन से याद रहना चाहिए। नहीं, आगे पीछे नहीं होना है। प्रश्न आ गया कि छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में राष्ट्रीय राजवंश को क्रम से व्यवस्थित करिए। तो क्रम से व्यवस्थित करना है तो फिर तो अब जो है इसको याद करना आसान है, तरीका तुम लोग बता देता हूँ। ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद कर लेना। ठीक है, ठीक है। आपको बोलना है मौसा को, ठीक है, क्या करना है? मौसा को या मौसा के मित्र को क्या खिलाना है? मेवा खिलाना है। ठीक है, और मेवा खिलाओ कैसे? गुप्त रूप से, ताकि मौसी को पता मत चले। ठीक है, हाँ, नहीं तो भड़क जाएगी। तो मौसा के या मौसा को, ठीक है, या मौसा के मित्र को मेवा खिलाना है गुप्त रूप से। तो ये आपको पूरा ये लाइन से याद हो जाएगा। देखो कैसे? मौ से मौर्य, स से सातवाहन, के से या को से कुषाण वंश। ठीक है, इधर आपका मित्र, ठीक है, यहाँ पे याद है ना, मित्र, ये अपना मौसा के मित्र, यहाँ पे ध्यान मित्र मेवा ऐसे लिख देना। मौसा के ये समझ में आ जाएगा। मेवा मित्र थोड़ा सा ध्यान रखना। मेवा, ये अपना मेवा को यहाँ पे एक काम करना, मित्र को आगे लिख देना, नीचे में मेवा कर देना। मौसा के मित्र को मेवा, इसको ऊपर नीचे कर लेना। ठीक है, तो फिर बन जाएगा मेवा बोलने से मे और वा मतलब वाकटक। उसके बाद गुप्त रूप से, गुप्त मतलब गुप्त वंश। तो एक बार अच्छे से देख लो। मौसा को मेवा, है ना, मौसा के मित्र को, इसको एक काम कर लेते हैं यहीं पे ताकि तुम लोग को दिक्कत मत हो। ये अपना मौसा के मित्र को मेवा खिलाना है गुप्त रूप से। अब याद हो जाएगा। ऑनलाइन वालों को याद हुआ? मौसा, मौ मतलब मौर्य वंश, सा मतलब
सातवाहन वंश। के यक्को मतलब कुषाण वंश। मौसा के। मित्र मतलब मित्र वंश। मेवा में क्या है? मेघ वंश। और वा क्या है? वाकाटक वंश। और गुप्त क्या है? गुप्त वंश। सभी को याद हो गया 7 राष्ट्रीय राजवंश। ऑनलाइन वालों को हुआ कि नहीं हुआ एक बार कमेंट करके बताएंगे। 7 राष्ट्रीय राजवंश। मौर्य वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, मित्र, मेघ, वाकट और गुप्त वंश। चलिए, तो ये हो गया अपना। इन राजवंशों ने कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के अलावा और भी क्षेत्रों में राज किया, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? राष्ट्रीय राजवंश। केवल एक राज्य तक सीमित नहीं था, एक से अधिक राज्यों तक इन्होंने राज किया। तो याद करना आसान हो गया। चलिए, अब हम बात करते हैं क्षेत्रीय राजवंश, यानी कि छत्तीसगढ़ के सरजमी पे जिन्होंने राज किया उसको बोलेंगे हम लोग क्षेत्रीय राजवंश। अब यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोग को पकड़ना है। जब भी हम छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय राजवंश बोलेंगे तो यहाँ पर इसको दो क्षेत्रों से जोड़कर देखना है। कितने क्षेत्रों से जोड़कर देखना है? दो क्षेत्रों से। ये आपका पहला क्षेत्र और ये आपका दूसरा क्षेत्र। पहला क्षेत्र का आप जानते हो नाम क्या है? दक्षिण कोसल। और ये अपना दंड कारण्य या बस्तर क्षेत्र। आपको याद है, आप लोगों ने महाकाव्य काल में, रामायण काल हो या महाभारत काल हो, वहां पर भी दो तरीके से आप छत्तीसगढ़ पढ़े हो। यहाँ भी दो तरीके से पढ़ना। तो इससे आपको पढ़ने में आसानी भी होगी, समझ में आएगा और सवाल भी ऐसा जनरेट होता है, इसलिए ऐसा पढ़ना जरूरी है। स्पष्ट है? चलिए, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्षेत्रीय राजवंश को देखना है कि छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत क्षेत्रीय राजवंश जो है, दक्षिण कोसल में कौन कौन सा था और दंडकारण्य क्षेत्र में कौन कौन सा था? कौन से काल में? कौन से काल में जी? प्राचीन काल में। कौन से काल में? प्राचीन काल में। तब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं दंडकारण्य क्षेत्र। तो दंडकारण्य क्षेत्र में अगर हम देखें तो प्राचीन काल में इस पूरे क्षेत्र में ये अपना ये बस्तर अंचल, यहाँ नल वंश का एक अधिकार था। ध्यान रखें, नल वंश लिख लेंगे। नल वंश जिनका शासनकाल जो है चौथी से लेकर या पांचवी से लेकर कह सकते हो, चौथी पांचवी से लेकर 12वीं शताब्दी तक माना गया। नल वंश पूरे प्राचीन इतिहास में नल वंश ने राज किया। कब से कब तक? चौथी या पांचवी से 12वीं तक। पांचवी पास, पांचवी से लेकर पूरा 12वीं तक। ये लोग पांचवी से 12वीं तक पढ़ते हैं ना एक ही जगह से, एक ही स्कूल से। ये लोग को स्कूल चेंज हो जाता है। चलिए याद करें अब। तो ये हो गया दंडकारण्य क्षेत्र का आपका राजवंश कौन सा है? नल वंश। अब बात करते हैं दक्षिण कोसल में। तो दक्षिण कोसल में देखा जाए तो यहाँ पर पहला स्थानीय क्षेत्रीय राजवंश का नाम आता है राजर्षि तुल्य वंश। याद कर लेंगे, राजर्षि तुल्य वंश। राजर्षि तुल्य वंश नंबर 1। इसके बाद आता है सरभपुरी वंश। सरभपुरी वंश। फिर आपको बोलना है पांडु वंश। पांडु वंश। ओके? फिर आप पढ़ोगे पर्वत द्वारक वंश। और पढ़ेंगे आप लोग
बाण वंश क्रमशः राजर्षि, सरबपुरी, पांडु, पर्वतद्वारक और पांचवा बाणवंश। दक्षिण कौशल क्षेत्र में आप देखेंगे तो एक से अधिक राजवंशों ने जो है समय के साथ साथ राज किया। वहीं दंडकारण्य में केवल एक ही राजवंश ने पूरा प्राचीन इतिहास को झिलवा दिया, चौथी पांचवी से लेकर पूरा 12वीं शताब्दी तक। स्पष्ट है? सभी व्यर्थ याद रखेंगे। यहां तक कोई दुख तकलीफ? अब इनको आपको याद करना है, थोड़ा सा दिमाग में सेट करना है। पहला राजवंश दक्षिण कौशल का, पहला राजवंश दंडकारण्य क्षेत्र का, पहला राष्ट्रीय राजवंश छत्तीसगढ़ का। सवाल आता है सीजीपीएससी में, छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में पहला राष्ट्रीय राजवंश बताइए। प्रश्न फिर से बोल रहा हूं, छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में पहला राष्ट्रीय राजवंश का नाम बताइए। क्या बोलोगे? मौर्य वंश। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में पहला स्थानीय क्षेत्रीय राजवंश दक्षिण कोसल क्षेत्र का बताइए। क्या बोलोगे? राजर्षि तुल्यवंश। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में पहला क्षेत्रीय या स्थानीय राजवंश दंडकारण्य क्षेत्र का बताइए। क्या बोलोगे? नल वंश। ये सवाल बनता है। और एक कॉमन सवाल जो आपको याद रखना होगा, ओवरऑल कौन सा पहला क्षेत्रीय राजवंश है? दोनों को मिलाकर आप पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश कौन सा है पहला, नल है कि राजर्षि है? नल है कि राजर्षि है? ऑप्शन दोनों दिया रहेगा, तो आपको लेना है राजर्षि। किसको लेना है? राजर्षि। याद रखेंगे, राजर्षि तुल्य ओवरऑल छत्तीसगढ़ का जो है सबसे पहला स्थानीय या क्षेत्रीय राजवंश है। राजर्षि तुल्य वंश, ये आपका प्रथम राजवंश है, आप ध्यान रखिए। प्रथम राजवंश छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में अगर देखें तो। हम्म, चलो इसको ना आपको दिमाग में सेट करना है। जो मैं ये कॉलम बनाया हूँ उसको दिमाग में याद करना है, फिर हम जो है कि को करके पढ़ेंगे। ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है? छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजवंशों के बारे में बताइए, कौन कौन से राजवंश थे? ये आपका सवाल है, उसको व्यवस्थित करिए। तो आप लोग मुझे बताओगे, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले, कि कितने राष्ट्रीय राजवंश थे मुख्य रूप से? कितना था? 7। नंबर 1 पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे मित्र वंश, उसके बाद मेघ वंश, उसके बाद वाकटक वंश, उसके बाद गुप्त वंश। सभी को याद हुआ? इसको एकदम दिमाग में खांचा बना के याद रखना है, जिसे आप लोग प्रागैतिहासिक काल में याद रखो हो, 4 ठो ब्रह्मक मुड़ी, है ना, पूर्व मध्य उत्तर नव उत्तर पढ़ने का पढ़े हो नहीं पढ़े हो? ऐसे ही पूरा 7 ठो दिखना चाहिए दिमाग में, सब मतलब है पढ़ने का। उसके बाद आ जाओ छत्तीसगढ़ में स्थानीय राजवंश। दक्षिण कोसल में कौन कौन से बताओ? राजर्षि, उसके बाद सरबपुरी, उसके बाद पर्वत द्वारक, और उसके बाद बाण। उसको याद कर लेना, राज सर। कौन सर? राज सर। ठीक है, राज सर जो है पांडु पर्वत में चढ़ के क्या चला है? हाँ, पर्वत में चढ़ के। अब पर्वत का नाम क्या है? यहाँ दुनिया भर का पर्वत है जी, तो नाम क्या रख देना? पांडु पर्वत। तो राज सर पांडु पर्वत में चढ़ के क्या चला है? बाण चला है। गिर इस पहाड़ में चढ़े, इस पर्वत में,
चिरे हुई रेल मारा तो वही शेर भालू मार चला दी। तो राज सर है ना, पांडु पर्वत में चढ़कर क्या चलाए, बंदूक चलाए। तो याद रखेंगे राज सर जो है पांडु पर्वत में चढ़कर बाण चलाए। तो ये आपको याद रहेगा, ये ट्रिक इसका। एक बार फिर से बोलेंगे ऑनलाइन वाले या ऑफलाइन वाले, क्षेत्रीय राजवंश छत्तीसगढ़ के दक्षिण कुशल का बताओ। राजर्षि तुल्य वंश, उसके बाद सरबपुरी वंश, पांडु वंश, पर्वतधारक वंश, बाण वंश। अब उसके बाद आपको बताना है बस्तर क्षेत्र का यानी कि दंडकारण्य क्षेत्र का पहला स्थानीय राजवंश नल वंश। क्या है, नल वंश। तो ये हो गया आप लोग के क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजवंश के बारे में खास जानकारी। अब आगे हम देखते हैं। अब हमें जो है अध्ययन करना है स्टेप बाय स्टेप। हम देखेंगे सबसे पहले राष्ट्रीय राजवंश। ठीक है, अब एक चीज आपको यहाँ पर समझना होगा कि राष्ट्रीय राजवंश तो क्रमशः चलते जाएगा, ये फिर ये इसके बाद फिर ये इसके बाद ये इसके बाद ये, समय के साथ साथ नए नए राजवंश इधर भी समय के साथ साथ नए। ऐसे नहीं कि 5 ठो किधर है तो 5 ठो एक संग राज कर रहे थे, इधर 7 है तो 7 एक साथ राज कर रहे थे, नहीं, एक के बाद एक। जैसे महाकाव्य काल के बाद महाजनपद काल आया है कि नहीं, तो वैसे यहाँ पर ये क्रमशः आएंगे। तो यहाँ पे एक दिमाग हमें लगाना है कि क्या जब मौर्य वंश चल रहा था तो क्या राजर्षि तुल्य रहा होगा छत्तीसगढ़ में, क्या नल वंश रहा होगा, क्या जब सातवाहन वंश राज कर रहा था तो उस समय राजर्षि या सरबपुरी या नल वंश रहा होगा। ठीक उसी तरीके से कुषाण वंश के समय कौन सा राजवंश छत्तीसगढ़ में रहा होगा। ठीक मेघ या वाकाटक या गुप्त के समय में छत्तीसगढ़ कौन सा राजवंश चल रहा होगा, ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे पैरेलल में। ठीक है, दोनों को आस-पास आमने-सामने देखेंगे। जैसे भाई आप देख रहे हो अभी भारत में मोदी सरकार है कि नहीं? 2000 अपना ये 24 से लेकर 28 तक वो राज करेंगे। तो जब मोदी सरकार है केंद्र में, तो उसी के समय में छत्तीसगढ़ में कौन सरकार चल रही है ये बताओ। विष्णुदेव की सरकार चल रही है कि नहीं चल रही है। इधर एमपी में तुम्हारा वो मोहन यादव सरकार चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मतलब 28 राज्यों में चल रही कि नहीं चल रही पैरेलली। एक है केंद्र सरकार जो सबके ऊपर उसका अपना अधिकार है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में भी तो क्या है, राज चल रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर जब मौर्य वंश या फिर वाकाटक वंश या गुप्त वंश चलेगा तो यहाँ पर भी तो कोई वंश चलते रहेगा, क्योंकि राष्ट्रीय है क्या है, क्षेत्रीय। तो इसको हमको समझ के पढ़ना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले मौर्य वंश। मौर्य वंश छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय राजवंश, या छत्तीसगढ़ का मत बोलना, छत्तीसगढ़ में। क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो राजवंश है मौर्य, ये छत्तीसगढ़ का नहीं है। क्या मौर्य वाले छत्तीसगढ़िया थे क्या, नहीं, छत्तीसगढ़िया नहीं थे। तो छत्तीसगढ़ का नहीं बोलना है, छत्तीसगढ़ में राज की, इसलिए छत्तीसगढ़ में प्रथम राष्ट्रीय राजवंश नाम क्या है इसका, मौर्य राजवंश। एक चीज आप जब पढ़ोगे ना छत्तीसगढ़ का इतिहास, तो एक भी ऐसा राजवंश है नहीं है जो राष्ट्रीय राजवंश का दर्जा प्राप्त किया हो। मतलब हमारे यहाँ के राजाओं में ज्यादा उतना शौक नहीं था, लगता है एकदम बड़ा क्षेत्र में हथियाने का, अपने में ही खुश। आज भी देख लो छत्तीसगढ़ी लोग अपने में ही खुश, ज्यादा पोटारो पोटारो हाय हाय रपोट वाला काम वाला सोच वाला उतना नहीं जितना बाकी राज्यों का है। ठीक है, इसलिए भले ही राजवंश हुए लेकिन एक भी राष्ट्रीय राजवंश नहीं बन पाए, मतलब महत्वाकांक्षी नहीं थे। इन लोग का जो एम्बिशियस पर्सनालिटी उतना ज्यादा दृढ़ नहीं था, इन लोगों का था भाई। तो खैर आते हैं मौर्य राजवंश। अब कोई भी राजवंश पढ़ना हो, ध्यान दीजिएगा, पढ़ना कैसे है, चीजों को क्या फोकस करना है। राजवंश तो पढ़ेंगे, दुनिया भर के राजवंश, अभी तो प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद मध्यकालीन का, फिर आधुनिक का पढ़ोगे। ऐसे ही भारतीय इतिहास पढ़ते हो आप लोग। तो हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना, सबसे पहले जब पढ़ेंगे तो उस वंश का नाम देख रहे हो, फिर इनका शासन काल। ठीक है, शासन का क्षेत्र, कौन है संस्थापक इस वंश का। ठीक है,
इन शासन क्षेत्र का राजधानी क्या रहा होगा? इस शासन ने अगर राजधानी बनाया, अपना शासन किया, तो इसका राजमुद्रा क्या रहा होगा? इन लोगों का राजभाषा क्या रहा होगा? ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे जो खास है, जिसको मैं यहाँ पर अलग से मैं नोट कर रहा हूँ, हालांकि इसी क्रम में वो जुड़ेगा, लेकिन अलग से आपको ध्यान रखना है, प्रामाणिक स्रोत। ऐसे कौन से स्रोत हैं जो उसको या उस स्रोत से उस अमुक राजवंश की जानकारी मिलती है? तो बेसिकली हम देखते हैं तो इतिहास में खासकर साहित्य एक बहुत बड़ा स्रोत होता है जिससे हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, मुद्रा एक खास जो है स्रोत वो बनकर आता है ना। साहित्य में आप लोग पढ़ोगे, विदेशी साहित्य भी शामिल रहता है इसमें, विदेशी यात्रियों के साहित्य, मुद्राएं जो प्राचीन काल में चलन में थी, है ना? स्थापत्य कला, स्थापत्य कला मतलब होता है, पहले के राजा लोग राजमहल में रहते थे, है कि नहीं? तो उनका कोई महल वहल किला विला होगा, उससे हमें पता चलता है। तो स्थापत्य कला में मंदिर, है ना, कला में मंदिर मंदिर भी आते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मंदिर। और कुछ लेख, शिलालेख या स्तंभ लेख, है ना, लेख कह सकते हो, वो शिलालेख भी हो सकता है, ताम्रपत्र भी हो सकता है, यहाँ पे याद रखना, ताम्रपत्र या स्तंभ या भित्ति चित्र। गुफा में लिखा है तो गुफा अभिलेख, खम्भा में लिखा है तो स्तंभ लेख, तांबे का होगा तो ताम्रपत्र अभिलेख, है कि नहीं? शिला में लिखा हुआ, चट्टान में लिखा हुआ तो शिलालेख बोलेंगे। तो प्रमाणिक स्रोत में हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा स्रोत है जिससे हमें उस राजवंश की जानकारी मिलती है। बाकी कोई भी राजवंश हो, मौर्य वंश के बारे में हम पढ़ेंगे या कोई बस शासनकाल, उनका शासन क्षेत्र, संस्थापक, राजधानी, राजमुद्र, राजभाषा, और आप लोग लिखेंगे राजवंशावली, वंशावली। ठीक है, वंशावली मतलब पूरा खानदान में देखेंगे कौन कितने कितने राजा हुए उस राजवंश में, वंशावली। और वंशावली में हम शासकों के बारे में जानेंगे, शासकों के नाम। अब जब नाम पता चलेगा तो उसका काम धाम भी देखेंगे, है ना, वो राजा ने क्या काम धाम किया, टाइम पास तो नहीं किया, क्या किया। तो कोई भी राजा होगा, उस राजा के नाम के पीछे उसका काम धाम, मतलब इस पे कार्य, उस शासक ने अपने शासन समय में क्या कार्य किया। और खासकर पहले के राजा लोग एक काम करते थे अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए, वो होता था युद्ध। क्या होता था? युद्ध। और एक खास याद रखेंगे, उपाधि। जब जीत जाते थे तो क्या धारण करते थे? उपाधि। तो वैसे तो आप देखोगे तो हर राजवंश का अपना एक सामान्य या कॉमन उपाधि भी होता था। तो इस तरीके से एक फॉर्मेट है जिसको आप अपने दिमाग में सेट कर सकते हो। ये सीजीपीएससी के मेंस में भी जब कोई राजवंश को परिभाषित करिए, राजवंश की व्याख्या कीजिए, तो आप सीधा इसी पॉइंट पे टू द पॉइंट लिख सकते हो, क्योंकि सीजीपीएससी के जब मेंस की तैयारी करते हैं तो वहां पर जो है लिखने का जो स्पेस होता है बहुत ही कम होता है, बहुत ही सटीक होता है, दुनिया भर का वो नहीं लिख सकते। जैसे यूपीएससी में छापते हैं, है ना, आप लोग कॉलेज में छापे हो दुनिया भर का सप्लीमेंट्री ले लेके, है ना, जितना ज़्यादा सप्लीमेंट्री लोगे उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा, ऐसा एक अवधारणा। यहाँ पर नहीं, सीजीपी से एकदम लिमिट वर्ड्स रहेगा, उसी लिमिट में आपको लिखना होगा, कम में बम लिखना है, ये बोलते हैं सीजीपीएससी, छत्तीसगढ़ी स्टाइल में बात करूँ तो कम में बम कैसे लिखोगे? जब आपके दिमाग में स्पेशल ढांचा क्रिएट रहेगा तब, नहीं दुनिया भर के लिखते रहोगे कहानी को अंदर टाइप से, है ना। अब ये पॉइंट देखो, सब आ गए नहीं, सीधा लिखोगे शासन काल, शासन क्षेत्र, संस्थापक, राजधानी, राजमुद्रा, उपाधि, राजभाषा, वंशावली, नाम राजा का, युद्ध कार्य, होगी खत्म। कहानी लिख रहे हो प्रस्तावना बनाते हुए, दुनिया भर का भूमिका बनाते हुए, तो ऐसे में गड़बड़ हो जाता है। सभी को समझ में आ गया? तो कोई भी राजवंश हो, बेसिकली इस फॉर्मेट के हिसाब से हम जो है पढ़ेंगे, याद करेंगे। इसमें चाहो तो एक चीज और ऐड कर सकते हो,
प्लस करके समकालीन राजवंश। ठीक है, समकालीन राजवंश जब मौर्य वंश चल रहा था, क्या समकालीन राजवंश था? कोई राष्ट्रीय या कोई क्षेत्रीय राजवंश? उस पे हम बात करेंगे। तो समकालीन राजवंश कौन कौन सा था, ये एक पॉइंट ऐड कर सकते हो। जैसे गुप्त वंश चल रहा था भारत में, तो गुप्तों के साथ साथ हमारे क्षेत्र में कौन सा राजवंश चल रहा था समकालीन? बताइए, तो ऐसा सवाल बनेगा, तो उसको बोलेंगे समकालीन राजवंश। जैसे मोदी अभी सरकार चल रही है 2024 से 2028, इसी समय में छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार चल रही है, एमपी में किसकी सरकार चल रही है, अमेरिका में किसकी सरकार चल रही है, पाकिस्तान में किसकी सरकार चल रही है, जब मोदी सरकार चल रही है तो। मोदी मतलब राष्ट्रीय राजवंश मान लो, विष्णुदेव साय मतलब क्षेत्रीय राजवंश, है कि नहीं? तो इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है, प्रश्न ऐसा आता है पीएससी में खासकर। तो जो है ये फॉर्मेट याद रखना। कल जो है हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, मौर्य राजवंश के बारे में। आज मैंने जो बताया है बेसिक आप लोग कॉन्सेप्ट जनरेट करा है, किस तरीके से जो है राष्ट्रीय राजवंश और क्षेत्रीय राजवंश जो है छत्तीसगढ़ में व्यवस्थित तरीके से राज करेंगे, इसको लेकर एक कॉन्सेप्ट आपके सामने आज जनरेट हुआ है। कल जो है हम एक एक राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, सबको समझ में आ गया ना? ठीक है, तो कल करें इसको कंटिन्यू।